रिग्रेशन में करते हुए आ रहे हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जैसे हमने सपोर्ट वेक्टर में समझी थी, वैसे ही हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर की भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एग्जिस्ट करती है। अब तुमने रिग्रेसर को इन डिटेल इतना सही पढ़ा है और इतना डिटेल में पढ़ा है और उसमें चीज़ें भी याद हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन हमने सारी ली हुई है, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी वही सारे पैरामीटर्स होंगे, सिर्फ हमने जो लास्ट क्लास में बात करी थी डिसीजन ट्री की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किया था हमने डिस्कस, जो एब्सेंट था वो लाजमी पिछली वाली क्लास को देखे, क्योंकि उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी जिससे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है कि हमारे डिसीजन ट्री में नोड कैसे बनते हैं। उसके लिए हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी कि नोड हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है नोड बनाने का, वो होता है क्राइटेरिया। एक होता है या तो वो यूज़ करेगा गिनी या फिर दूसरा यूज़ करेगा फैक्टर एंट्रोपी। सही। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हमारा सबसे टॉपेस्ट नोड कौन सा बने ट्री में, और उसके बाद फिर नोड्स बनाने के लिए हर उसमें गिनी और एंट्रोपी को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सही है, तो ये कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हमें क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, ट्यून किस तरीके से करना है अपने एल्गोरिथम को, अपने मॉडल को, तो उसको यहाँ देख लेते हैं। अब जब तुम इसको यहाँ फीचर्स को देखोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें पिछली रिग्रेशन वाली ही याद आएंगी। तो यहाँ पर अगर देखो, इधर नज़र दोहराओगे तो यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें वही नज़र आ रही हैं। मैक्स डेप्थ, मिन सैम्पल्स स्प्लिट, मिन सैम्पल्स लीफ, मैक्स फीचर्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी। और ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पर भी ट्री बन रहा है, ये सब चीज़ें सेम है। क्राइटेरियन जो अभी मैं समझा के आया हूँ, बता के आया हूँ, वो डिफरेंट है, या तो गिनी हो सकता है या फिर एंट्रोपी। और इसमें भी हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि गिनी जो है वो शॉर्ट हमारे पास काम जल्दी करके दे देता है हमें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ये प्रोबेबिलिटी चेक करता है किसकी, मिस क्लासिफिकेशन, कि कहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन हो रही है उसको बचाता है। और ये सब चीज़ें हमने एग्जाम्पल में डिस्कस करी हैं। एंट्रोपी जो है वो इंफॉर्मेशन गेन काउंट करता है, इंफॉर्मेशन गेन निकालता है, यानी कि आईजी बोलो अगर उसको, तो ये आईजी कैलकुलेट करेगा और फिर तुम्हारे पास वो नोड सेलेक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्राइटेरियन, और रिग्रेशन में क्या था क्राइटेरिया हमारे पास, हम यहाँ पर या तो MSE रखते थे, मीन स्क्वायर्ड एरर, और MAE रखते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ के फैक्टर्स डिफरेंट है और इसी तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, यहाँ एक एडिशनल फीचर आया है जो कि तुम्हें नज़र आ रहा है, CCP अल्फ़ा। ये हमने रिग्रेशन में नहीं डिस्कस किया था, रिग्रेशन में हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास हम इसको CCP अल्फ़ा को यहाँ देख लेते हैं। और इसका सिंपल सा काम क्या है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर मैं ट्री बनाऊँ एक, और एक ट्री जनरेट हो रहा है, तो नोड्स बनते जा रहे हैं हमारे पास, इस तरीके से नोड्स बनते जाएंगे, यहाँ पर नोड्स कनेक्ट होते जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ नीचे जो हैं ये जो ब्रांच बनी हुई है ये कोई हेल्पफुल नहीं है मेरे मॉडल के लिए। फ़र्ज़ कर लो उसने ये देखा, तो ये जो हेल्पफुल और ना हेल्पफुल होने वाली बात है कि ये ब्रांच मेरे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तुम्हारा CCP अल्फ़ा पैरामीटर डिसाइड करेगा। अगर इसमें क्या आ रहा है, अगर मेरा रिज़ल्ट आया 0.0, यानी कि मेरी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब है उसने ब्रांचेस को रिमूव ही नहीं किया, यानी कि सारी ब्रांचेस को रखा है, ज़रूरत ही नहीं है रिमूव करने की, यानी कि सब ब्रांचेस इम्पॉर्टेंस रखती हैं। अगर मेरे पास वैल्यू क्या आई, मिसाल के तौर पर मेरे पास वैल्यू आई CCP अल्फ़ा की 0.01, अब ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है इतना परसेंट जो है उसने ब्रांचेस को क्या किया, देख के अपने ट्री में रिमूव करवाया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्रांच नीचे होगी कोई, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं कि यहाँ पर ब्रांच एक होगी और वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी, तो उसको क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। तो CCP अल्फ़ा ये शो कर रहा होता है कि आया कि रिमूव हुई ब्रांचेस या नहीं हुई। तो हमें इससे पता चलेगा अगर वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब है सारी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट थी। अगर वैल्यू उसने ये रिटर्न करी, इसका मतलब है कुछ ब्रांचेस पे इफेक्ट पड़ा है, कुछ ब्रांचेस हेल्पफुल नहीं थी जो कि हमारे पास उसने रिमूव करवा दिए। तो ये पैरामीटर का काम होता है, और ये पैरामीटर पे भी बात बाद में आती है,
पहले ये सब चीज़ें होती हैं, और ये अगर फुलफिल कर रही हैं तो इसकी कभी कभार ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सही। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमने वैल्यूज़ पास कर दी, 0, 0.02 और 10। इसमें कोई भी रेंज में क्या करेगा, वो रेंज में बता देगा कि भाई आया कि कितना परसेंट हमारे पास ब्रांचेस रिमूव का फैक्टर आ रहा है। बात क्लियर है। और बाकी हमारे पास क्या है, हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर का बनाया जैसे हमने पिछली क्लास में यूज़ किया था, और यहाँ हम ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, रैंडमाइज सर्च सीवी यूज़ कर रहे हैं। और इसमें सिंपल सा स्टेप है कि हमने पहले एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर दिया, पैरम डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या दिया, पैरम डिस दिया। नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें बतानी पड़ती हैं रैंडमाइज सर्च सीवी में कि भाई कितने पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई 20 पैरामीटर का कॉम्बिनेशन काफ़ी है, और इसको लेके बस क्या करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। अब वो बार बार मैं बता चुका हूँ कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। और स्कोरिंग क्या है, एक्यूरेसी है। यहाँ अब कोई तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब एक्यूरेसी निकाल रहे हैं तो वो इस तरीके से निकाल रहे हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी आ रही है। और सीवी क्रॉस वैलिडेशन ये भी डिस्कस किया हुआ है, 5 है। और यहाँ पर रैंडम स्टेट और एन जॉब्स 1। तो हमारे पास फाइनल देखो बेस्ट हाइपर पैरामीटर कुछ इस तरीके से आएगा। तो क्राइटेरियन देखो गिनी है, क्योंकि हमने बात करी थी गिनी क्या करता है, जल्दी आउटपुट देता है हमें, तो इसलिए उसने एंट्रोपी के मुकाबले में गिनी को प्रायोरिटी दी। क्यों, क्योंकि ये जल्दी रिजल्ट देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर गिनी आया, मैक्स डेप 10 आया, और बाकी सारी चीज़ें। और हमें जो 2 फैक्टर्स डिस्कस करने थे वो यही थे कि भाई देखो CCP अल्फ़ा कितना आ रहा है, 0.0। इसका मतलब है इसमें यहाँ पर कोई ब्रांच ऐसी नहीं थी जो हमारे पास कोई हेल्प ना कर रही हो और उसको रिमूव किया गया हो। अगर वैल्यू में चेंज आता है दूसरे डेटा सेट में तो इसका मतलब होगा कि रिमूव हुई हैं ब्रांचेस। सही। तो ये इंडिकेशन कर रही होती है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे बेस्ट हाइपर पैरामीटर में दिख गई हैं, और इसी पे हमारा मॉडल जो है वो क्या करेगा, प्रेडिक्टिंग, यहाँ पर प्रेडिक्शन मेंटेन करेगा, और देन हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी 0.67। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमारे पास हम ये सब कुछ समझ चुके हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बन रही होती है, ये पूरा हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर। इसको इम्प्लीमेंट करो, डिसीजन ट्री क्लासिफायर वाला काम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का, इसको करना जल्दी से ताकि हम फ्लास्क वाली चीज़ें भी देखें, क्योंकि हमें साथ साथ लेके चल। अच्छा भाई VNC कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में फ्लास्क का इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीखा था कि हम किस तरीके से फ्लास्क में इन्वायरमेंट बेस्ड वर्क करते हैं, और उसकी सेटिंग हमने डिस्कस करी थी। अब उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, और हम ऐप को किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे राउट बना सकते हैं, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनाया था, और उसके अंदर जो है तुम्हारे पास तुम्हें क्या करना था, एनवायरनमेंट के अंदर फ्लास्क को इंस्टॉल करना था, और जो फ्लास्क इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ये चीज़ें तुम्हारी आ गई थी। क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक फ़ाइल बनेगी app.py की, जो कि तुम्हारी मेन रेंडरिंग फ़ाइल होती है, जिसके अंदर तुम्हारा सारा प्रोग्रामिंग का काम होता है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, app.py बनानी है, और उसके बाद सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क था फ्लास्क का। तो हम वो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, एंड देन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तुम्हारी ऐप इनिशियलाइजेशन आएगी। जैसे हम कहाँ करते थे, जैसे हम मर्न स्टैक के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट करते वक्त जब वहाँ पर जब हम बनाते थे, और जब हम बैकएंड में होते थे तो वहाँ पर नोड में हमने कुछ इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करते थे। तो यही चीज़ यहाँ पर फ्लास्क के अंदर यहाँ आ रही है। और ये जो नेम तुम्हारे पास नज़र आ रहा है, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारा मेन एंट्री पॉइंट मौजूद है। क्लियर है। तो इसमें इफ़ की कंडीशन लगा के भी यहाँ नीचे तुम्हें नज़र आएगा, जो यहाँ पर नीचे एंड में मेंशन हुआ है कि यहाँ कंपैरिजन में तुम्हारे पास मेन एंट्री पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो नेम लिख रहे हो इसका मतलब है तुम्हारा एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन का। क्लियर। तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर एक ऐप वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा दिया। क्लियर। तो ये है इनिशियलाइजेशन फ्रेमवर्क की। और उसके बाद हमें राउट बनाना है, तो राउट बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर इसी जो हमने इनिशलाइज किया है ऊपर, उसी के बिहाफ पे हम राउट बना रहे हैं। और किस तरीके से, राउट के फंक्शन के थ्रू। और यहाँ पर हम राउट में पार्ट डिफाइन करते हैं, जैसे हमने नोड जेएस में देखा है कि हम किस तरीके से पार्ट डिफाइन कर रहे होते थे एक्सप्रेस में। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, इसका मतलब है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पाथ आएगा। और यहाँ पर हमारे पास पाथ में क्या चीज़ रन होगी, तो उसका पैटर्न क्या है कि हमें फंक्शन बनाना पड़ता है कि जिसके अंदर तुम्हारा सारा काम आएगा। तो हम क्या करते हैं, पाइथन में हम ऐसी फंक्शन सीख के आए थे, जो चीज़ तुम वहाँ पर कर रहे हो गूगल कोलैब में, वही चीज़ होगी, सिर्फ यहाँ फ्लास्क का एडिशनल पार्ट आ गया। पाइथन ही चल रही है, डेफ लिख के फंक्शन का नाम लिखना है, और यहाँ रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पर एक टेक्स्ट रिटर्न होगा। यानी कि यहाँ पर अभी कोई इंडेक्स की फाइल नहीं है, कोई हमारे पास टेम्पलेट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली हमारा एक टेक्स्ट रेंडर हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें डिफरेंट पाथ्स बनाने हैं, तो डिफरेंट पाथ्स के लिए हम क्या करेंगे, हम पाथ के आगे उसका एक स्पेसिफाइड नाम दे देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अबाउट पे ये रेंडर होगा। और दूसरा हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं पाथ्स के अंदर। तो यहाँ पर पाथ्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, हम पैरामीटर्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाथ को लिखने पे कुछ नहीं आएगा जब तक तुम तुम्हारे पैरामीटर को फुलफिल नहीं करोगे। यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट आना चाहिए, कुछ ना कुछ डालोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा पाथ रन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन रन नहीं होगा। राउट में क्या बोलेगा, नो राउट्स फाउंड। तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आएगी तुम्हारे पास जब तक तुम इसको फुलफिल नहीं करते। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पैरामीटर का काम है। और नीचे क्या करना है, नीचे सिंपल सा है कि भाई जो पैरामीटर में दे रहे हो वही रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पर यूज़र नेम जो ऊपर है वही रिसीव होना है, और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसी यूज़र नेम को डिस्प्ले करवा रहे हो। यानी कि जो ऊपर यूआरएल में आएगा वही नीचे तुम्हारे पास आ रहा होगा, जो कि तुम्हारे पेज पे नज़र आ रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक ये हो गया। अब यहाँ एक चीज़ है, यहाँ टाइप स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ डल सकती है। अब मैंने यूज़र नेम लिखा हुआ है, वहाँ 12 भी डालोगे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर हमें टाइप स्पेसिफिक करना है, तो यहाँ पर टाइप स्पेसिफिक के लिए उसका तरीका होता है ये, लिख वही रहे हो, पैरामीटर ही डिफाइन कर रहे हो, लेकिन कॉलन से पहले क्या कर रहे हो, टाइप मेंशन कर रहे हो। सही? तो टाइप क्या कर रहे हो, मेंशन फ्लोट। इसका मतलब है फ्लोट वैल्यू दोगे तो रिसीव करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज कुछ रेंडर नहीं करेगा इस पाथ पे। बात समझ में आ रही है? और अगर इंटीजर होगी तो इंटीजर ही रिसीव करेगा, अगर पॉइंट वाली वैल्यू डालोगे तो नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर टेक्स्ट भी डालोगे तो फाइंड आउट नहीं करेगा, यानी कि नीचे जो तुम्हारे पास रिजल्ट है वो तुम्हारा रिजल्ट कभी भी नहीं डिस्प्ले होगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंट राउट्स बने हुए, यानी कि हम डिफरेंट राउट से कॉल करके अपना फाइनल जो है जो भी रिटर्न करवा रहे हैं वो देख सकते हैं। और नीचे जो मैं कह रहा था कि देखो कंपैरिजन क्या कर रहे हो, जो वो तुम्हारा फ्लास्क के अंदर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, एंट्री पॉइंट जो मैं बता के आया था, तो यहाँ पर देखो कंपेयर वही कर रहे हो। यानी कि नेम के अंदर अगर मेन एंट्री पॉइंट है, देन क्या करो, ऐप डॉट रन, यानी कि एप्लीकेशन को रन करो और डिबग ट्रू, और यहाँ पर पोर्ट नंबर ये मेंशन कर दिया। बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही तुम्हारा नोड एक्सप्रेस की तरह सारा काम चल रहा है। हाँ, डिबग ट्रू किस लिए ऐड किया हुआ है, जो हम पहले करते थे एक्सप्रेस के अंदर के ऑटो रिफ्रेश हो, मुझे बार बार अपना एनवायरनमेंट बंद करने की ज़रूरत ना पड़े, अपनी एप्लीकेशन को बार बार दोबारा रिपीट बंद करके ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वो जो भी चेंजेस करूँ मैं और वो ऑटो रिफ्रेश करे। तो ये डिबग ट्रू का काम ये होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को जब तुमने एनवायरनमेंट बेस बनाया हुआ है, तो एनवायरनमेंट के अंदर जाके चलाने की ज़रूरत है। तो बताओ ज़रा मुझे क्या पाथ था भाई, जो मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट के अंदर कैसे जाते हैं, डॉट बैकस्लैश env, और फिर उसके बाद बैकस्लैश स्क्रिप्ट टैब, और यहाँ पर फिर एक्टिवेट डॉट क्या था, ps1 हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ps1 सेलेक्ट कर लेते हैं और देन एंटर। तो नीचे जब तुम्हारे पास, जब तुम एनवायरनमेंट बेस्ड काम कर रहे हो तो एनवायरनमेंट को ऑन करना ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट को ऑन नहीं करोगे तो वो तुम्हारे पास डायरेक्टली
नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे रन करने का तरीका है पाइथन app.py। तो जो मेन तुम्हारी फाइल है उसी के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर सारा प्रोग्राम हुआ हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से तुमने इसको रन किया तो ये एक सर्वर पे तुम्हारे पास क्या करेगा, रेंडर करेगा, जैसे कि हमारे पास लारावेल के अंदर हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक, ये सर्वर ऑन हुआ हुआ है और यहाँ पर तुम्हारे पास जो पहला राउट था उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, वेलकम टू द होम पेज। तो रिजल्ट आ रहा है। अब उसके बाद अगर हमें दूसरा राउट देखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे कॉमन करते हैं हम काम, /अबाउट, दूसरा आ गया हमारे पास पेज। और फिर उसके बाद हमारे पास एक यूज़र का था, तो यूज़र में हम क्या करें, यहाँ पर ऐसे दें और इसको ना लिखें, हम कोई भी पैरामीटर पास ना करें और यहाँ पर इस तरीके से हम एंटर कर दें। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, नॉट फाउंड, क्योंकि हमने पूरा राउट जो बनाया वो पैरामीटर बेस्ड बनाया है, तो हमें पैरामीटर को भी प्रोवाइड करना लाजमी है। तो इस तरीके से तुम्हारा पैरामीटर जाएगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से रिसीव करेगा। अब ऊपर स्पेसेस हैं तो 20% दिखा रहा है। और एक और पार्ट जो हमारे पास था लास्ट, वो ये था कि भाई हमारे पास पोस्ट है, तो हम यहाँ पर पोस्ट को भी लिख के इस तरीके से ट्राई करें। यहाँ पर हमारे पास अगर हम 12 डालते हैं, कोई भी नंबर डालते हैं, 1 डालते हैं, तो वो इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने पाथ स्पेसिफाइड किया हुआ है। वो किस पे किया हुआ है, वो फ्लोट पे किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फ्लोट नंबर ही एंटर करके डालेंगे तो हमारे पास रिटर्न सही फॉर्म में आएगा। सही। तो हर तरीके का पाथ राउट बनाना यहाँ पर देख लिया हमने, और किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसको इम्प्लीमेंट करो, जो लास्ट क्लास में एप्लीकेशन बनाई होगी उसी के आगे कंटिन्यू करोगे। और जिसने पिप इंस्टॉल फ्लास्क नहीं किया था वो इन्वायरमेंट में जाके फ्लास्क को इंस्टॉल कर ले, लेकिन पहले इन्वायरमेंट में चले जाना। कि हमारे पास हमने अगर टेम्पलेट को इंक्लूड करना है तो वो किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है उसका भी, कि यहाँ पर जितने राउट्स तुमने बनाए हैं वो कुछ नहीं करना होगा, उसी के साथ एक और राउट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है हमने टेम्पलेट्स के नाम से, और इसके अंदर हमने एक फ़ाइल दी हुई है जो कि जिसमें तुम्हारा डिज़ाइन होगा। सही। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल आ रही है और उसमें कुछ नहीं है, एक हेडिंग लिखी हुई है, और यहाँ पर हमने उसको कैसे इन्वॉल्व करना है, यहाँ पर इंक्लूड किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखो आगे इंपोर्ट तुम्हारे पास एक और चीज़ हुई हुई है जो कि तुम्हारे टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए होती है, डिज़ाइन टेम्पलेट को, कॉमा देन रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, और यही वो चीज़ होगी जिससे तुम्हारी फ़ाइल जो है वो रीड की जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है होम का, और रेंडर टेम्पलेट के अंदर index.html आ रहा है। इसका मतलब है ये उसी फाइल को रीड करेगा और तुम्हारे पास क्या कर देगा, रेंडर कर देगा। तो अब यहाँ डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है, तो जो तुमने ऊपर वेलकम टू द पेज लिखा हुआ है, होम पेज, वहाँ पर तुम इसको इम्प्लीमेंट करवा कर रेंडर करवा सकते हो टेम्पलेट, और तुम्हारे पास फाइनल जो है वो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, तुम्हारे पास ये वाली फ़ाइल आ रही होगी। इस तरीके से तुम्हारा डिज़ाइन पूरा जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको रन नहीं कर रहा इन्वायरमेंट पे, इसको डायरेक्ट अपने पास चला के देखो, क्योंकि दोबारा मुझे इन्वायरमेंट लिखना पड़ेगा। तुम उसी फाइल में करो, उसी में एक और बनाओ, और चाहो तो उसके अंदर एक पाथ का नाम दे के बना दो, या फिर ऊपर टॉप वाले में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो।